नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025 और ये है हमारे विश्लेषण का पहला भाग। हम कुछ ऐसे समसामयिक विषयों पर बात करने वाले हैं जो खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए जानना ज़रूरी है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे लेकर हिमाचल का एक खास वन्य जीव अभयारण्य, फिर प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप देश तुवालू और ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी, और हाँ, एक वो अजीब सी बीमारी ज़ॉम्बी डियर डिजीज तक कई दिलचस्प मुद्दों को आज हम खंगालेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला मुद्दा उठाते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ का। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आईएमओ के एक, आप कह सकते हैं, संभावित फैसले पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वैश्विक शिपिंग पर कार्बन उत्सर्जन शुल्क लगाने का प्रस्ताव है ये, और उन्होंने इसे ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम टैक्स तक कह डाला। ये काफी बड़ा बयान है ना? इसलिए भी अहम है क्योंकि देखिए, आईएमओ कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका काम शिपिंग यानी जहाजरानी की सुरक्षा देखना है, बचाव देखना है और सबसे जरूरी जहाजों से जो समुद्री प्रदूषण होता है उसको रोकना है। इसका मुख्यालय लंदन में है और करीब 176 सदस्य देश इससे जुड़े हैं। 176 देश, मतलब लगभग पूरी दुनिया ही शामिल है इसमें। लेकिन ये विवाद क्यों? क्या आईएमओ सीधे टैक्स लगा सकता है? यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, आईएमओ का काम है नियम बनाना। वो जहाजरानी की सुरक्षा, बचाव और पर्यावरण प्रदर्शन, इन सब के लिए वैश्विक मानक मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो इन नियमों को खुद लागू नहीं करवाता। अच्छा, तो फिर लागू कौन करता है? ये जिम्मेदारी सदस्य देशों की होती है। जब कोई देश आईएमओ के नियमों को अपनाता है तो वो उसके अपने घरेलू कानून का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उस देश को ही उन्हें लागू करना होता है। अच्छा, तो मतलब नियम आईएमओ बनाएगा पर सख्ती सदस्य देश दिखाएंगे अपने अपने स्तर पर। तो इस कार्बन टैक्स वाले मामले में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि नियम बनाने और लागू करवाने में तालमेल हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब आर्थिक हितों का सवाल हो, जैसे कि इस कार्बन टैक्स के मामले में दिख रहा है। आईएमओ का लक्ष्य तो एक निष्पक्ष और प्रभावी नियामक ढांचा बनाना है जो सभी अपनाएं और लागू करें। ये सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG 14 से भी जुड़ा है, जो महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। लेकिन जमीनी हकीकत में आप जानते ही हैं, सदस्य देशों के अपने अपने हित होते हैं जो कभी कभी वैश्विक लक्ष्यों से टकरा जाते हैं। समझ गई। और ये संगठन काम कैसे करता है? मतलब फैसले वगैरह कौन लेता है इसमें? हाँ, इसकी एक पूरी संरचना है। सबसे ऊपर है असेंबली, जो समझ लीजिए सर्वोच्च निकाय है। फिर एक काउंसिल है जो कार्यकारी अंग की तरह काम करती है, और फिर 5 प्रमुख समितियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को देखती हैं। जैसे एक है समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति MEPC, शायद यही इस कार्बन टैक्स वाले मुद्दे को देख रही होगी। जहां तक फंडिंग की बात है, वो सदस्य देशों के अनिवार्य योगदान और कुछ स्वैच्छिक दान से आती है। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से निकलकर जरा पहाड़ों की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य, वहां हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दर्शन कार्यक्रम हुआ। ये जगह खास क्यों है? हाँ, ये अभयारण्य हिमाचल के किन्नौर जिले में है। पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है ये करीब 31 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है, 3200 से लेकर लगभग 5500 मीटर तक। इसकी सबसे खास बात शायद इसका लोकेशन है। ये एक शुष्क क्षेत्र यानी कि ड्राई जोन में आता है। ड्राई जोन मतलब वहां बारिश कम होती है क्या? बिल्कुल। हिमाचल की बाकी कई अभयारण्यों के उलट यहाँ मानसून का असर लगभग ना के बराबर होता है। ये इसे एक अलग तरह का इकोसिस्टम बनाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यहीं से वो खतरनाक माना जाने वाला लमखागा दर्रा भी गुजरता है। लमखागा दर्रा? जी, ये किन्नौर को उत्तराखंड के गंगोत्री इलाके से जोड़ता है। काफी दुर्गम है ये। और पेड़ पौधे जानवर वहां क्या क्या मिलता है? वनस्पतियों में आपको रोडोडेंड्रॉन मिलेंगे, ओक, पाइन के जंगल हैं और कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। जीवों की बात करें तो हिमतेंदुआ, हिमालयी काला भालू, कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ जानवर और पक्षियों की भी कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो मतलब जैव विविधता के लिहाज से ये काफी अहम जगह है। ठीक है,
अब दुनिया के नक्शे पर एक और जगह चलते हैं, तुवालू, एक छोटा सा द्वीप देश। खबर है कि ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का 9वां सदस्य बना है। इसके बारे में क्या जानना जरूरी है? तुवालू, जिसे पहले एलिस द्वीप समूह कहते थे, ये पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में पड़ता है। आप लोकेशन समझें तो ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच कहीं पर। ये दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है, सोचिए। कुल जमीन सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत ही छोटा है। और मैंने सुना है शायद जलवायु परिवर्तन का खतरा भी यहाँ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही इसकी सबसे बड़ी चिंता है, शायद अस्तित्व का संकट। ये द्वीप जो हैं, ये मूंगा चट्टानों और ज्वालामुखीय चट्टानों से बने हैं और बहुत निचले स्तर पर हैं, मतलब सी लेवल से ज्यादा ऊंचे नहीं हैं। कितनी नीचे? तुवालू में कोई भी जगह समुद्र तल से 4.5 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि समुद्र का जल स्तर अगर थोड़ा भी बढ़ता है तो इन द्वीपों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये उन पहले देशों में हो सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रहने लायक ही ना बचें। हो, ये तो वाकई चिंताजनक है। आपने बताया वहां नदियां भी नहीं हैं, तो पानी की जरूरत कैसे पूरी होती होगी? और वहां का शासन कैसा है? हाँ, नदियां नहीं है। पानी के लिए मुख्य रूप से वर्षा जल संचयन मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जहां तक शासन की बात है, तुवालू 1978 में यूके से आजाद हुआ था। ये एक संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब किंग चार्ल्स III यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष माने जाते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व वहाँ गवर्नर जनरल करते हैं। लेकिन जो असल शासन है वो संसदीय लोकतंत्र के तहत चलता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है। हैं? बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र, ये तो अनोखी बात है। फिर प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है? संसद सदस्य आपस में ही प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, है ना? अनोखा। बिल्कुल। अच्छा, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है फिर इतने छोटे देश की? देखिए, अर्थव्यवस्था काफी हद तक पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर है, जैसे निर्वाह खेती मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग। साथ ही जो लोग विदेशों में काम करते हैं वो जो पैसा भेजते हैं उससे काफी मदद मिलती है। थोड़ा बहुत खोपरा यानी सूखा नारियल निर्यात होता है, डाक टिकटों की बिक्री से कुछ आमदनी होती है। और हाँ, विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों को अपने समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने का लाइसेंस देने से भी कुछ आय होती है। राजधानी फनाफुटी है और मुद्रा है तुवालू डॉलर, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर है। तुवालू की कहानी सुनकर लगता है कि छोटे देशों के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। खैर, अब बात करते हैं एक बड़े बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे NDB कहते हैं। खबर है कि पाकिस्तान इसकी सदस्यता पाने के लिए चीन से मदद मांग रहा है। ये NDB क्या है और क्यों अहम है? जी, NDB, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, ये असल में ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा मिलकर स्थापित किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्य मकसद है ब्रिक्स देशों और दूसरी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं या विकासशील देश हैं, उनमें बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनसे जुड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाना, रिसोर्स मोबिलाइज करना। तो क्या ये विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक ADB जैसा ही है, मतलब उसी तरह का काम करता है? कुछ मायनों में हाँ, क्योंकि ये भी विकास परियोजनाओं के लिए लोन वगैरह देता है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले ये जान लें कि इसकी स्थापना का विचार 2012 में नई दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आया था और फिर 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसने 2015 से काम करना शुरू किया। मुख्यालय इसका शंघाई, चीन में है। अब आते हैं उस बड़े फर्क पर जिसकी मैं बात कर रहा था। विश्व बैंक या ADB में क्या होता है कि वोटिंग पावर सदस्य देशों के शेयर या योगदान के अनुपात में होती है, मतलब जिसका जितना पैसा उतनी ताकत। इससे कुछ बड़े देशों का दबदबा रहता है। हाँ, ये तो है। लेकिन NDB में कम से कम जो संस्थापक सदस्य हैं उनके बीच वोटिंग पावर बराबर है। हर संस्थापक सदस्य का वोट बराबर गिना जाता है। इसे आप एक तरह से विकासशील देशों की तरफ से मौजूदा वैश्विक वित्तीय संस्थानों के प्रभुत्व को एक अहम चुनौती के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तो वाकई एक अहम अंतर है। मतलब इसमें ज्यादा बराबरी की बात कही जा सकती है। और सदस्य कौन बन सकता है इसका? क्या सिर्फ ब्रिक्स देश? नहीं, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश NDB का सदस्य बन सकता है। हालांकि उसकी एक प्रक्रिया है और कुछ शर्तें हैं जिनका पालन करना होता है। बैंक का फोकस मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन,
पानी और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बुनियादी ढांचा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर है। इसकी शुरुआती अधिकृत पूंजी $100 बिलियन और सब्सक्राइब्ड पूंजी $50 बिलियन थी, जो पांचों संस्थापक सदस्यों में बराबर बराबर बंटी थी। ठीक है, मतलब ये विकासशील देशों के लिए फंड का एक और महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। अब एक आखिरी विषय लेते हैं आज के लिए, जो सुनने में थोड़ा अजीब है, ज़ॉम्बी डियर डिजीज। फ्लोरिडा में इसके मामले सामने आए हैं। ये क्या बला है, जरा बताइए इसके बारे में। हाँ, नाम वाकई अजीब है, लेकिन ये एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज यानी CWD। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, मतलब दिमाग और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती है और हमेशा जानलेवा साबित होती है। ये मुख्य रूप से हिरण, एल्क, मूस और बारहसिंगा जैसे जानवरों को होती है। ये उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर डालती है। ज़ॉम्बी क्यों कहते हैं इसे? जानवर क्या ज़ॉम्बी जैसे हो जाते हैं? और ये होती कैसे है? ज़ॉम्बी जैसा नाम शायद इसलिए पड़ा क्योंकि बीमार जानवर का व्यवहार बहुत अजीब हो जाता है। उनका वजन तेजी से गिरने लगता है, वो सुस्त हो जाते हैं, लड़खड़ा कर चलते हैं, लोगों या शिकारियों से डरना बंद कर देते हैं और उनके मुंह से लगातार लार टपकती रहती है। मतलब एकदम अजीब सी हालत हो जाती है। ये बीमारी प्रियॉन नाम के एक संक्रामक प्रोटीन की वजह से होती है। प्रियॉन, ये क्या होते हैं? प्रियॉन असल में सामान्य प्रोटीन का ही एक बिगड़ा हुआ, गलत तरीके से मुड़ा हुआ रूप होते हैं। ये इन्फेक्शियस होते हैं। ये दिमाग में घुसकर दूसरे जो सामान्य प्रोटीन हैं उनको भी अपने जैसा बिगड़ा हुआ बना देते हैं। इससे धीरे धीरे दिमाग को नुकसान पहुंचता है, उसमें स्पंज जैसे छेद बन जाते हैं। बाप रे, ये फैलता कैसे है एक जानवर से दूसरे में? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसानों में भी फैल सकता है? ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये संक्रमित जानवर के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे लार, मल, खून या पेशाब के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। और चिंता की बात यह है कि ये प्रियॉन पर्यावरण में, जैसे मिट्टी या पानी में, सालों तक संक्रामक बने रह सकते हैं। ओह, जहां तक इंसानों में फैलने की बात है, तो देखिए अभी तक CDW का कोई भी पुष्ट मामला इंसानों में सामने नहीं आया है। ये राहत की बात है। लेकिन वैज्ञानिक और स्वास्थ्य एजेंसियां सावधानी बरतने की सलाह जरूर देती हैं, खासकर उन इलाकों में जहां ये बीमारी जानवरों में पाई जाती है। सलाह यही दी जाती है कि संक्रमित जानवरों का मांस न खाएं। और इसका कोई इलाज या टीका है जानवरों के लिए? दुर्भाग्य से फिलहाल CWD का कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है, ना जानवरों के लिए, ना ही खैर इंसानों में तो है ही नहीं। एक बार जानवर संक्रमित हो गया तो उसका मरना लगभग तय है, और संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच लंबा समय लग सकता है, औसतन 18 से 24 महीने भी। तो ये एक धीमी लेकिन घातक प्रक्रिया है। तो ये थे आज के हमारे विश्लेषण के पहले 5 मुख्य बिंदु। हमने IMO और वैश्विक नियमों की चुनौतियों को समझा, हिमाचल के रक्षम छितकुल की खासियत जानी, तुवालू की नाजुक स्थिति और NDB के बढ़ते महत्व पर गौर किया, और अंत में CWD जैसी एक नई उभरती स्वास्थ्य चिंता को भी देखा। और इन सब मुद्दों में एक बात साफ तौर पर दिखती है, चाहे वो वैश्विक संगठन हो, छोटे द्वीप देश हो, विकास बैंक हो या फिर वन्य जीव स्वास्थ्य, दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है। चुनौतियां भी अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे IMO का नियम तुवालू जैसे देश के अस्तित्व के लिए मायने रखता है। NDB जैसी संस्थाएं शायद जलवायु परिवर्तन से लड़ने में तुवालू की मदद कर सकती हैं। और CLW जैसी बीमारियां हमें दिखाती हैं कि पर्यावरण और जीवों का स्वास्थ्य कितना नाजुक हो सकता है, और इसका असर कहीं ना कहीं हम पर भी पड़ सकता है। बैंक बन रहे हैं, वे सिर्फ पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देंगे या फिर इन देशों की जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं, खासकर जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए, क्या उसके लिए वो ज़्यादा लचीला और त्वरित वित्त पोषण मॉडल अपनाएंगे? ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसका अगला भाग और ऐसी ही दूसरी गहन चर्चाएं मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। धन्यवाद।